खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। राज्यसभा में 2 कृषि विधेयक पास होने के बाद जमकर विरोध हो रहा है। कोई बिल के पक्ष में है तो कोई विरोध में है, लेकिन जो विरोधी दल हैं वो केंद्र सरकार पर इस कदर हमलावर हैं कि बिल को किसानों के लिए काला कानून करार दे रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि बिल किसानों के हित में है और आने वाला वक्त में उनको फायदा होगा। इस बात को समझाने के लिए सरकार के 6 मंत्रियों तक सामने आ चुके हैं, लेकिन विरोधी दलों का प्रदर्शन फिर भी जारी है। ऐसे में सरकार सही कह रही है या विरोधी दल सही कह रहे हैं, इन सबके बीच बेचारा किसान फंसा है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। तो किसानों से जुड़े विधेयक को लेकर हंगामा जारी है। उपसभापति से दुर्व्यवहार के आरोप में राज्यसभा से निलंबित हुए सांसदों ने संसद परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है। वहीं कृषि बिल के विरोध में लामबंद हुआ विपक्ष अब राष्ट्रपति से उम्मीदें लगा रखा है। संसद से बाहर सड़क पर संग्राम जारी है और सियासी दल तो ये है कि किसान संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। बचाने के लिए 8 दिनों के निलंबन के बाद राज्यसभा से बाहर किए गए सभी सांसद संसद परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि इनका निलंबन वापस लिया जाए। इनका कहना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा जा रहा है। हम सबके विरोध को बुलडोज करके इन विधेयकों को पारित किया गया। हमारे 8 सांसदों को निलंबित कर दिया सदन से। ये बहुत ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए घातक है। ये सदन को और सदन की गरिमा के साथ साथ लोकतंत्र की ढांचा को भी गिराना की बराबर है। जरूर पुनर्विचार किया जाए, ये होना चाहिए। मोदी जी, ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। हमारे सीधे सवाल है, क्या किसानों के इन सब नुमाइंदों की बात सुनना जरूरी नहीं? संसद और संविधान मोदी जी इस बात के लिए माफ नहीं करेगा। इस सारे बवाल की शुरुआत रविवार को राज्यसभा में हुई, जब कृषि बिल का विरोध कर रहे विपक्षी दलों ने अपना आपा खो दिया और पहली बार राज्यसभा में इस तरह का हंगामा देखने को मिला। लिहाजा सत्ता पक्ष भी इस मसले पर आक्रामक है। जब भी चेयरमैन, जो भी सभापति होते हैं, वो अगर किसी को नेम लेते हैं, if somebody is named, immediately they will go out. All these people, they have misbehaved, and not only misbehaved, it was a type of rowdyism and gundaism. कृषि बिल के खिलाफ संसद के बाहर भी संग्राम जारी है। कांग्रेस की अगुवाई में राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग अलग इलाकों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारी ये मांग है कि इन बिलों को वापस लिया जाए। देश का किसान पहले से ही इस महामारी में नोटबंदी के बाद परेशान था और ये बड़ी चोट मारने का काम मोदी सरकार ने किया है। किसानों की भी आवाज दबाई है और विपक्ष की भी आवाज दबाई है। और ये कृषि बिल नहीं पास हुआ है, ये आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना पतन पत्र पास किया है राज्यसभा में। सवाल ये उठता है कि किसी अध्यादेश को लाने से पहले इस पर आम राय बनाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती।
क्यों संख्या बल के भरोसे कोई भी बिल लाया जाता है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 2019 के बाद सरकार सदन में 82 विधेयक लेकर आई, जिसमें सिर्फ 17 विधेयक को ही सांसदों की मांग पर स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। मोदी सरकार के पहले दौर में यानी 2014 से 2019 के बीच सिर्फ 25 विधेयक को ही स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया है। वहीं मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ये आंकड़ा कहीं बेहतर था, जब सांसदों की मांग पर विधेयक को समुचित चर्चा के लिए स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाता था। मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में 60% और दूसरे कार्यकाल में 71% विधेयक स्टैंडिंग कमेटी को भेजे गए। इस तरह हंगामे के बीच बिल पास नहीं कराए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो सांसद अगर किसी विधेयक से संतुष्ट नहीं हैं तो उनकी मांग होती है और इस पर कुछ और चिंतन मनन होनी चाहिए और इसके लिए इन विधेयकों को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग करते हैं। बहरहाल मोदी सरकार इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के बजाय सांसदों का निलंबन करने में ज्यादा विश्वास करती है और आज के मुद्दे में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और बहस की शुरुआत करते हैं। मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा आज का पहला सवाल ये है कि क्या विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा जा सकता था? सवाल ये भी कि क्या सरकार के पास सांसदों का निलंबन ही एकमात्र विकल्प है? सवाल ये भी उठ रहा है कि किसने मर्यादा का उल्लंघन किया, सरकार या फिर विपक्ष ने? और चौथा सवाल ये कि कैसे ये टूटेगा गतिरोध? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सरकार ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है? और इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। राजीव जेटली जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता है। बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र चौधरी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुलदीप कुमार है यहाँ पर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले राजीव जेटली जी आपसे ही सवाल, क्योंकि आज 8 सांसदों का निलंबन तो किया गया, वो धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि इतना सारा विरोध हो रहा है, इसे आप संभाल सकते थे अगर पहले ही सभी को आप विश्वास में रखते तो? आपको लगता है कि ये सांसद विरोध कर रहे थे? कहीं से आपको एहसास हुआ ऐसा? बाउंसर के कॉलर पकड़ लेना, बाइक तोड़ देना, रूल बुक फाड़ देना, बदमाशी करना, गुंडागर्दी करना, ये सांसदों को शोभा देता है क्या? क्या ये संसद की गरिमा को बनाए रखने का एक अच्छा माध्यम था? आप इनको सांसद की संज्ञा देते हैं, ऐसे लोगों को सदन के अंदर कैसे भेजा जाता है? देखिए एल्डर, ये तो सबसे बड़ी सदन है। इस सदन के अंदर ये अपेक्षा की जाती है कि आप शिष्टाचारी होंगे, क्योंकि आप राज्यसभा से आ रहे हैं, आपके पास गरिमा होगी संसद की, आप पढ़े लिखे होंगे, आप अच्छे विचार रख सकते होंगे। देखा आपने कैसे गुंडों की तरह मारपीट शुरू हो गई, हमारे सदन की पूरी गरिमा को तार तार कर दिया। तो आप कम से कम इनको सांसदों की संज्ञा ना दीजिए फिलहाल, क्योंकि सांसद हैं इसलिए सस्पेंशन हुआ है, और वो भी 1 हफ्ते का इस मानसून सेशन के लिए। तो मुद्दा ये है कि आप अपनी बात रख सकते थे, बहुत सारे माध्यम थे सदन में। सदन के शुरू होने से पहले ये बात रखी गई थी कि किसी की भी कोई आपत्ति होगी, किसी का भी कोई प्रश्न होगा तो उस प्रश्न को रखा जा सकता है, लिखित तौर पर उसका जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको पता है ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, हम किसानों की लड़ रहे हैं और ये बिचौलियों की लड़ रहे हैं। इनके लिए बिचौलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसान नहीं। ठीक है सुरेंद्र जी, मांग उठा रहे हैं तो वो किसानों की मांग नहीं उठा रहे हैं, बिचौलियों की मांग उठा रहे हैं। सुरेंद्र जी आप किसानों की मांग नहीं उठा रहे हैं, कह रहे हैं अरुण जी, माफ कीजिएगा राजीव जी। ठीक है राजीव जी पूछ लें, जरा इसका जवाब लेते हैं। सुरेंद्र जी देखिए, अगर हम बिचौलियों की मांग उठा रहे हैं दीपाली, तो आरएसएस का किसान संगठन भी बिचौलियों की मांग उठा रहा है क्या? अकाली दल भी बिचौलियों की मांग उठा रहा है क्या? देश भर के 245 किसानों के संगठन भी बिचौलियों की मांग उठा रहे हैं क्या? ये सारे के सारे अगर बिचौलियों के लोग हैं तो सच बात यह है कि राजीव जेटली जी को सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का राजीव जेटली जी के वक्तव्य के माध्यम से
पूरी तरीके से इनका अधिनायकवादी और हिटलरवादी चेहरा सामने आ गया है। आप देखिए हम लोग कहां पर किस चीज का विरोध कर रहे हैं। हम उस चीज का विरोध कर रहे हैं जो सरकार के अंग स्वयं विरोध कर रहे हैं, जिसका आरएसएस स्वयं विरोध कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक इतना इंपॉर्टेंट बिल कब ध्वनि मत से पारित किया गया। हमेशा वोटों का विभाजन होता है और वो जो क्या नाम सदन के उपसभापति जी, मैं उनको कोई ऐसा शब्द नहीं कह सकता जो गरिमा के अनुकूल ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी गरिमा को तार तार करने में, सदन के पद की गरिमा को तार तार करने में उन्होंने ऐसा कोई नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के रूप में ही नहीं बल्कि इस देश में कहीं ना कहीं जब संसदीय लोकतंत्र की बात आएगी तो एक कलंक के रूप में याद रखे जाएंगे। ऐसा उन्होंने आचरण किया है। कभी भी सदन का समय अगर बढ़ाया जाता है तो स्टैंडिंग कमेटी से संसदीय कार्य मंत्री बात करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगातार, आप कल स्वयं देखिए कि लगातार हरिवंश सिंह के कान में बात कर रहे हैं। कोई संसदीय कार्य मंत्री के जरिए कोई बात नहीं हो रही, कोई मत विभाजन नहीं हो रहा, तब सदन की गरिमा नहीं तार तार हो रही है। सदन की गरिमा को रिस्टोर करने के लिए अगर विपक्षी दल जाते हैं और बताते हैं कि सदन का नियम यह है तो वो गुंडे हैं। सदन के नियम के असम्मत अगर आप काम कराने की बात करते हैं तो हम गुंडे हैं। आप हमें सिर्फ एक बात बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी हमको बता दे, नहीं दीपाली इंपॉर्टेंट इशू है तो मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, मैं चुप हो जाऊंगा। मुझे यहां पर तू मैं या चिल्लपौ नहीं करनी है। अगर आप समय दे सके बता दीजिए, नहीं तो अगली बार मैं बोल दूंगा। जी आऊंगी सुरेंद्र जी, आपकी पूरी बात सुनेंगे क्योंकि अभी एक ब्रेक पर जाने से पहले सबकी एक राय ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेक पर जाने के बाद हम पूरी बहस अच्छे से करेंगे। कुलदीप जी वाकई चुप हो गया। जी बिल्कुल कुलदीप जी, क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था? जिस तरीके से कल राज्यसभा में हुआ, अपनी बात रखने का क्या यही एक तरीका था? अगर नहीं माना गया तो इसी तरीके से हंगामा जरूरी था। अब 1 हफ्ते के लिए सस्पेंशन हो गया, अब तो कोई बात ही नहीं रख पाएंगे। कुलदीप कुमार, आवाज नहीं पहुंच पा रही है कुलदीप जी से। पुष्पेन जी, ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप लोगों की मांगे उठा रहा है विपक्ष और सरकार ये कह रही है कि आपके हितों की बात हो रही है? ऐसा ना हो कि किसान इसमें मझधार में फंस जाए और उसकी आवाज दब जाए। संसद बीच बीच में चलती है, संसद एक प्रमुख फोरम है, लोगों की आवाज उठाने का काम किया जाता है। यदि कोई इस तरह का व्यवहार कुछ सांसदों द्वारा किया गया है तो ये भी देखना होगा कि भाई क्या उनकी बात शांतिपूर्ण तरीके से जब वो कह रहे थे उस वक्त नहीं सुनी गई, तो उन्हें जो है इस आचरण के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि मैं उस आचरण का कोई जो है समर्थन नहीं कर रहा हूँ और ना ही मेरा ये मुद्दा है कि मैं इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करूं। इसमें हमारे जो राजनीतिक भाई हैं वो चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बीच में जो एक महत्वपूर्ण बात आई है, आज आपने देख लिया होगा, जिससे सरकार की नीयत और ज्यादा स्पष्ट होती है, ये है कि गेहूं की एमएसपी मात्र 50 रुपए बढ़ाई गई है, यानी 1925 से बढ़ा के 1975 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। जबकि अगर आप आर्थिक मामलों को समझें, 6% के आसपास तो जो है इन्फ्लेशन का रेट है, महंगाई दर चल रही है। 6% के हिसाब से यदि उसको मतलब 150 रुपए बढ़ाते हैं तब वो 1925 की कीमत पे मेंटेन होती, 150 रुपए बढ़ाने पर। उसके बाद उसमें कुछ बढ़ोतरी मानी जाती। तो 6% इन्फ्लेशन और 2.5% के आसपास इन्होंने एमएसपी बढ़ाई है। इससे पता लगता है कि 3.5% वास्तव में रेट घटा दिया है, वास्तव उसका कम हो गया है। तो ये जो है सरकारी कर्मचारी जैसे महंगाई भत्ता लेते हैं तो महंगाई दर के हिसाब से ही 150 रुपए तो कम से कम बढ़ाया होता। और आप कह रहे हैं कि हम एमएसपी मेंटेन करेंगे, हम जो है मंडी मेंटेन करेंगे। बिल्कुल पुष्पेन जी, हाँ तो पूरी बाढ़ आ गई है इस वक्त। सारे जितने नेता हैं वो बकायदा इस एमएसपी के बारे में कह रहे हैं और आप तो ये साफ तौर से कह रहे हैं कि ये तो घटा दिया गया है। चलिए इस पर आगे चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्पेन जी का रुख करते हैं, उसके बाद फिर राजीव जी का और सुरेंद्र जी का रुख करेंगे। पुष्पेन जी जरा बताइए, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया है, क्या ये वाकई अब किसानों के हितों को देखते हुए फैसला लिया गया है? मुख्य रूप से खरीद भी होती है और सबसे बड़ी फसल है रबी सीजन की, उसका 50 रुपए मूल्य जब आप बढ़ाते हैं, राजीव जेटली तो शायद मैं जहां तक समझता हूँ इकोनॉमिस्ट भी है, तो इन्फ्लेशन रेट जब आपका 6% चल रहा है
तो 6% तो आप मिनिमम बढ़ाएंगे वही रेट मेंटेन रखने के लिए। अगर 1925 की कीमत मेंटेन रखनी है अगली साल तो 6% तो बढ़ाओगे। आपने 2.5% बढ़ाई है तो वास्तव में 3.5% घटा दी गई है। इस चीज को हम किसानों के बीच में निश्चित रूप से ले जाएंगे। तो आप एमएसपी को कम से कम इन्फ्लेशन के हिसाब से तो बढ़ा दो, रियल वैल्यू तो उसकी आपने नहीं बढ़ाई, रियल वैल्यू और उल्टे कम हो गई। इसका कोई जवाब हो तो बता दें। बताइए राजीव जी। देखिए, आज ही हमने इस बात को रखा है, माननीय कृषि मंत्री जी ने कल भी इस बात को रखा था कि हम 12 बार एमएसपी बढ़ाएंगे 2024 तक। तो एमएसपी के दायरे में पुष्पेंद्र जी तो वरिष्ठ साथी हैं हमारे, जो किसानों के नेता हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एमएसपी के दायरे में तो बहुत सारी ऐसी फसलें थी जो नहीं आती थी। बाजरा नहीं आता तो कुछ प्रदेशों के अंदर, मूंग नहीं आती थी, ये सब फसलें एमएसपी के दायरे में लेकर के आई गई ताकि किसान जो बाजरा बोता है उसको भी सरकारी खरीद में लिया जाए। लेकिन ये बात ठीक है, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से 6% के हिसाब से कहते हैं कि ज़्यादा नहीं है, एमएसपी बढ़ाई जाएगी ज़्यादा, क्योंकि एमएसपी की खरीद के लिए मंडियों का विस्तार भी हो रहा है। 2 राज्य हैं जहां पर मंडियां हैं। अभी फिलहाल पंजाब और हरियाणा के अंदर ही मंडियां ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी, बाकी से राज्यों में नहीं मिलेंगी। कांग्रेस का जो विरोध है वो विरोध मात्र 6% किसान के बिचौलियों के लिए है, किसानों के लिए नहीं है, क्योंकि 6% किसान ही हमारा एमएसपी के दायरे में आता है। बिहार ने ये एक्ट खत्म कर दिया था। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर मंडियां नहीं होती हैं, मंडी एक्ट नहीं है। पंजाब का किसान भी इस बात को रख रहा है, साथ साथ में विरोध के साथ साथ में रख रहा है कि मेरे ऊपर 8% ड्यूटी लगाई जाती है, वो ड्यूटी को घटाया जाए। इसका मतलब ये है कि वो जो ड्यूटी है वो भी कहीं ना कहीं किसान और व्यापारी की जेब में से जाती है, तो क्यों ना उसको वो बेनिफिट कहीं पर भी मिलता हो तो वो क्यों ना दिया जाए। मंडी के बाहर अगर उसको उचित मूल्य मिलता है, ज़्यादा मूल्य मिलता है, तो उसको वो मूल्य भी मिलना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं। जब मैं किसान नेता के रूप में पुष्पेंद्र जी को सुन के उनका जवाब दूंगा तो नो डाउट जो भी किसानों का संघर्ष है, किसानों की मांग है, वो मानी जाएगी। लेकिन कोई उसमें राजनीति करे, कोई ये सोचे। राजीव जी कब मानी जाएगी? यहाँ पर बहुत सारे राजीव जी आपकी बात सही है, लेकिन कब मानी जाएगी? जब यहाँ पर मुद्दे को उठाया जाता है, जब आप अपने सांसदों को, अपने यहाँ पर जो आपकी जो पार्टी थी, जो आपके साथ आपके सहयोगी थे, उनको नहीं मना पाए, आप किसी को क्यों विश्वास में नहीं ले पाते कि कल ये जो पूरा हुआ राज्यसभा में जो हुआ, वो चाहे किसी की भी तरफ से हुआ हो, लेकिन वो वाकई काला दिन तो होगा ना। इसका कारण तो कहीं ना कहीं यही हुआ कि आप विश्वास में नहीं ले पाए। नहीं, आप ये देखिए कि हरसिमरत कौर जी ने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये बिल किसान हितैषी है। मैं किसानों को समझाने में विफल रही हूँ, ये मेरी मजबूरी है और मेरी कमजोरी है, इस वजह से मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है। जब तक किसान नहीं समझ जाएगा तब तक मैं सरकार के साथ नहीं जुड़ी रहूंगी। उन्होंने ये बात स्पष्ट करी कि किसान हितैषी। उन्होंने ये कहा था, वो किसान हितैषी, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सरकार को भी तक भी अपनी बातें पूरी तरीके से नहीं रख पाई। जी बिल्कुल, क्यों नहीं रखेंगे, सबका अधिकार रखने का। लेकिन मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का किसानों के बीच में जाके, खैर मैं अभी ये नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने देखा पंजाब की रिपोर्टिंग आपने की होगी, उसमें जिनको आपने किसान दिखाया बाद में पता चला वो कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग है। वो खुद ही एडमिट कर रहे थे इस बात को कि हम कांग्रेस की यूथ विंग है, मतलब वो किसान ना होकर के कांग्रेस की यूथ विंग थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध किया जा रहा है, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। सुरजेवाला साहब भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर बोल रहे हैं। मैं आपको एक किसान का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी जरूर जानते होंगे कि प्रोफेसर रामचेत चौधरी एक उत्तर प्रदेश के किसान हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं और उनका दावा है कि मेरे साथ 5500 किसान मेरे साथ जुड़े हैं मेरे संगठन में, और मैं 20% ज्यादा पैसा देता हूं एमएसपी से इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर। तो ये बताइए कि एक छोटी सी संस्था जो एक साइंटिस्ट के द्वारा शुरू की गई है, अगर वो 20% ज्यादा पैसा दे सकता है, तो जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर, जो आगरा से लगती हुई बेल्ट है फिरोजाबाद की, वहां हर साल आपने देखा आलू सड़कों पर फेंका जाता है, 2 रुपए किलो आलू नहीं खरीदा जाता उन लोगों का। चलिए इसका जवाब देंगे, ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, आप ही दीजिए जवाब। उनके आलू की प्रोक्योरमेंट करें। ये तो जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है, ये तो कहीं से भी किसान विरोधी नहीं है। आप अच्छे से जवाब देंगे, दीजिए सर। जी 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट कह दूं। राजीव भाई से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अगर किसान हित की बात होती है और कांग्रेस को आप अलग हटा करके किसानों को लिख करके दे देते हैं कि एमएसपी कायम रहेगी, अगर आप बिल्कुल इसी बिल में लिख के दे देते हैं
कांग्रेस विड्रॉ करती है इस बात से, कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है। बहुत साफ हम आपको बता देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस विरोध कर रही है, हां कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस के आप यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं? हां है यूथ विंग के कार्यकर्ता। यूथ विंग के कार्यकर्ता क्या किसान के बेटे नहीं है? हमारे यहां पंजाब में, हरियाणा में अगर यूथ विंग के कार्यकर्ता, क्या हम आईटी सेल के लोग मिशिगन से लाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरीके से? वो हमारे किसान के तो बच्चे होंगे। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप एमएसपी से 20% ऊपर देने का किसानों को आप वादा करिए, कॉरपोरेट नहीं। आज की डेट में कॉरपोरेट तो शुरुआत में सब कुछ कर देगा, यही तो आप करना चाहते हैं। इसी में तो आप अडानी को और अंबानी को और सारे के सारे कॉरपोरेट्स को लाना चाहते हैं। अरे भाई, किसान की जमीन का हक अगर किसान ही के पास नहीं रहेगा, किसान बंधुआ गुलाम हो जाएगा, तो वही तो नील की खेती अगर आपने पढ़ी हो और 1857 का अगर स्वतंत्रता संग्राम आपने देखा हो, तो ये इसी तरीके की तो नीतियां अंग्रेज लाए थे, जो आज की डेट में ये अंग्रेजों के अनुचर ला रहे हैं। इसका विरोध होगा और किसान इसका विरोध करेगा। कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है। बाकी रही बात विस्तृत रूप से करने की, हम आप लिख के दे दीजिए कि हम किसानों के हित में एमएसपी कायम रखेंगे, हम किसानों के हित में एमएसपी मिनिमम से मिनिमम इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ाएंगे। कांग्रेस विड्रॉ करती है, कांग्रेस का एजिटेशन से कोई वो नहीं, हम पीछे हट जाएंगे। आप पुष्पेंद्र जी को संतुष्ट कर लीजिए, पुष्पेंद्र जी किसान नेता है, पुष्पेंद्र जी तो कांग्रेस ही नहीं है, हम हट जाते हैं। लेकिन आप किसानों के नाम, कांग्रेस के नाम पर किसानों का विरोध बंद कर दीजिए। आप अंग्रेजों वाली पॉलिसी मत अपनाइए। हम किसानों के नाम पर जो आप राजनीति कर रहे हैं ना, और जो आप कॉरपोरेट को, अंबानी और अडानी को देने की बात कर रहे हैं, अपने खून के आखिरी कतरे तक नहीं करने देंगे आपको। आप लोगों ने संसद को ध्वस्त कर दिया है, लोकतांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। हरिवंश जैसे आदमी को आपने उपसभापति बना करके लोकतंत्र का काला दिन बना दिया है आपने। हम किसानों की बात कर रहे हैं, और किसान के हित में अगर कांग्रेस को आप हटा करके एमएसपी लाना चाहते हैं, लाइए, कांग्रेस हटने के लिए तैयार है। बताइए और जिम्मेवारी से कह रहा हूं, कांग्रेस हटने के लिए तैयार है। अब आप भी वादा करिए। आ रही हो कुलदीप जी, अब आपके पास आऊंगी। एक मिनट जरा राजीव जी से जवाब ले लें, फिर लौट आ रहे हैं आपके पास। बोलिए राजीव जी, कांग्रेस हटने के लिए तैयार है? आप मेरे से ये वायदा लेना चाहते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि पानी में से बिजली निकल गई तो पानी में रह ही क्या जाएगा? आप मेरे से कह रहे हैं, आप वायदा दीजिए, पानी में से बिजली निकल गई, वो ये कह रहे हैं, तो पानी फिर भी खराब। वो ये कह रहे हैं, अगर आप पुष्पेंद्र नहीं, कांग्रेस नहीं, राजीव जी, ये अगर पुष्पेंद्र जी को आप, ये कौन सी भाषा है? सुनिए मेरी बात पूरी। किसानों के नाम पर आप क्रूर मजाक कर रहे हैं। मेरी बात को आप मेरे से वायदा लेना चाहते हैं। क्रूर मजाक, आप किसानों में से, पानी में से बिजली, आप सीधी बात कहिए कि आप एमएसपी पर कायम रहेंगे। किसान बिल पे आप लिख दीजिए। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था, इसीलिए कह रहा हूं मैं आपके बीच में नहीं बोला था राजपूत जी। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं, इन्होंने कहा ये सुनिश्चित कर दीजिए कि एमएसपी पे खरीद की जाएगी। मैं कर रहा हूं सुनिश्चित, एमएसपी नहीं हटाई जाएगी, मंडियों का और विस्तार होगा। कुछ राज्य हमारे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं जहां 4-4 हजार करोड़ रुपए की लागत से नई मंडियां बन रही हैं, 700-700 करोड़ की लागत से मंडियों को गांवों से जोड़ा जा रहा है, सड़कों से। तो हम कह रहे हैं मंडियों का भी विस्तार होगा, एमएसपी भी लागू रहेगी। आप बताइए, आपको तकलीफ किस बात की है? दूसरी बात इन्होंने कही कि कॉर्पोरेट पहले तो आके ज्यादा पैसा देगा। मतलब एक बात तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब बिल पास हो जाएगा किसान को फायदा होगा, बाद में क्या होगा ये पूछना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले भी मैं कहीं पे एग्जांपल दे रहा था कि मेरा मकान सरकार किराए पे लेना चाहती है, 10,000 रुपए किराया दे रही है सरकार मुझे, और दूसरा व्यक्ति उसको 20,000 रुपए लेना चाहता है। मकान तो मेरा ही है, ये मुझे निर्धारित करना मुझे सरकार को देना है या किसी और को देना है? क्या आप मेरे से ये मेरा अधिकार छीन लेंगे? क्या मैं अपने मकान को मिजोरम की सरकार को नहीं दे सकता हूं? मतलब मैं अपने जिले में अपनी फसल बेचूं, दूसरे जिले में ना जा पाऊं, मैं दूसरे प्रदेश में ना जा पाऊं? अगर हरियाणा में मुझे अच्छा रेट मिल रहा है तो भी मैं उत्तर प्रदेश में क्यों बेचूं? अरे भाई, मेरे को हैदराबाद में अच्छा रेट मिलता है, आंध्र प्रदेश में, तो मैं वहां जाऊंगा बेचने के लिए। इन बातों में क्या आपत्ति हो सकती है किसी को? अगर आपत्ति नहीं होती तो फिर राजीव जी क्यों होते सड़कों पर ये किसान संगठन? आती हूँ सुरेंद्र जी आपके पास, जरा बहुत देर से मैं राजनीतिक, वही तो कह रहा हूँ
दीपाली जी मैं यही तो कह रहा हूँ, राजनीति हो रही है, उसको होने दीजिए। कुलदीप जी, राजनीति आपको भी लग रहा है? लड़ाई बिचौलियों की लड़ रहे हैं, यही तो फर्क है, लड़ाई दोनों ही लड़ रहे हैं। किसान की समस्या को समझते ही नहीं है। ये दिल्ली के लोग किसान की समस्या को समझते, अरे आप परिवार के बच्चे नहीं है ना, आप समझाएंगे। 5 बीघे का आदमी 86% आदमी किसान जो है 5 एकड़ से कम का है, वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा का, भिवानी का, रोहतक का किसान हैदराबाद में बेचेगा। ये अजीब किस्म की बात कर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपया अरे आप हमें सिखाएंगे? राजीव जी, हम तो किसान को राष्ट्रपति भवन में क्या ले बातें कर रहे हैं? हम तो किसान दीपाली जी, कौन सी बात हो रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। राजीव जी, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन आप भी समझते होंगे किसान जब अपने बाजार तक अपने नहीं पहुंच पाता तो हैदराबाद और दूसरी जगह कहां जाएगा। और चलिए सीधे रुक करते हैं कुलदीप कुमार का। कुलदीप, यहाँ पर बीजेपी तो ये कह रही है कि यहाँ पर जो विपक्ष है वो गुमराह कर रहा है, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है, संजय सिंह लगातार जो धरना दे रहे हैं जब उनको निलंबित किया गया है, कि यहाँ पर मोदी जी और उनके मंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं, किसान सड़कों पर रहे हैं, हम संसद में रहकर हल्ला बोल कर रहे हैं। यानी एक दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं कि एक तरफ आप गुमराह कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि आप गुमराह कर रहे हैं, और किसान नहीं लग रहा है इसमें पिसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए दीपाली जी, निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ साथ पूरे देश को भी गुमराह करने का काम कर रही है। आज जो किसान सड़कों पर है, जो अपनी मूल समस्या को लेकर सड़कों पर है, जो इस बिल को लेकर सड़कों पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोटकर, किसानों की पीठ में छुरा घोंपकर उस बिल को लागू कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने असंवैधानिक तरीकों का उपयोग किया। संसद के अंदर भी आपने कल भी देखा और सब पूरे देश ने देखा कि बीजेपी किस प्रकार से किसानों के विरोध में, शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के विरोध में खड़ी रही है, और उसके बाद भी संसद के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने ध्वनिमत से संसद की अवहेलना करते हुए, संसद के रूल्स को फॉलो ना करते हुए किस प्रकार से इन्होंने ध्वनिमत से उस बिल को पास कराने का काम किया। इन्होंने वोटिंग कराने का काम नहीं किया, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये वोटिंग कराते तो इनके पास पूरा मैंडेट नहीं था, इनके पास पूरी संख्या नहीं थी, इनका बिल गिर जाता। इसलिए इन लोगों ने ध्वनिमत से अपनी दादागिरी दिखाते हुए, अपनी गुंडे दिखाते हुए, लेकिन जो वहां पर हुआ, जो सांसदों ने किया, वो कितना सही था ये भी तो बताइए, क्योंकि एक सांसद होते हैं, एक मर्यादित सांसद अगर इस तरह से हंगामा करेंगे तो जनता के पास क्या मैसेज जाएगा, ये भी तो बताइए जरा। आज ये हुआ कि अब 1 हफ्ते का निलंबन हो गया, अब वो भी बात नहीं रख पाएंगे जो रख सकते थे। दीपाली जी, सुन कौन रहा है बात को सुन कौन रहा है? सांसदों की बातों को, जो किसानों की आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, चाहे वो संसद के अंदर की बात हो, चाहे संसद के बाहर की बात हो। अगर कोई किसानों के लिए हक में आवाज उठाता है, इस बिल के विरोध में आवाज उठाता है, तो ये लोग कहते हैं वो देशद्रोही लोग हैं, वो देश को तोड़ने वाले लोग हैं। जो भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर घुसकर जो इस किसानों की पेट में छुरा घोंपने का काम कर रही है, वो देशभक्त लोग हैं। और जो सांसद इसके विरोध में खड़े हुए हैं, जो किसानों के लिए खड़े हुए हैं, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, संजय सिंह जी कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, संजय सिंह जी देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारा अन्न दाता है, जो हमें जीवन दाता है, उस किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसे जय जवान जय किसान का जो नारा था, उस नारे को बर्बाद करने का काम, किसान को बर्बाद करने का काम, किसान की जमीन को पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम, किसान की फसल के रेट को पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये काला दिन है, ये इस लोकतंत्र के लिए काला इतिहास में लिखे जाने वाला दिन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कभी भी किसानों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई देश में किसानों की बात उठाएगा, दलितों की बात उठाएगा, पिछड़ों की बात उठाएगा, तो ये उसको देशद्रोही साबित कर देंगे। आज संजय सिंह जी किसानों की बात उठा रहे हैं, तो ये उनको सांसद निलंबित कर देते हैं। यूपी में जाकर किसानों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, ये देशद्रोह में उनको मुकदमा कर देते हैं। ये किस प्रकार की मानसिकता को इस देश में लागू करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? आखिर इन्होंने, इनका किसानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने इनका क्या बिगाड़ा है? ये इस प्रकार के कानूनों को लाकर देश को गुमराह करना चाहते हैं, किसानों को बर्बाद करके अंबानी और अंडानी जैसी कंपनियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, ताकि किसान तय करेगा, वो अंबानी और अंडानी तय करेंगे कि किसान को कितना मूल्य दिया जाएगा। जो बार-बार कहा जा रहा है पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा, और किसान कहीं भी, ये जो किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है, ये सब क्या
आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री बार बार इस बात को लेकर ट्विटर पर कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं, नए सुधारों से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, साथ ही उनके उत्पाद और आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे, ये तो कहा जा रहा है। लेकिन क्योंकि आप काम कर रहे हैं जमीन पर, अब तक क्या ये स्थितियां थी, क्या ये वाकई आगे कारगर हो पाएंगी? देखिए दीपाली जी, इस कृषि क्षेत्र में जो सुधारवादी कदम उठाए जा रहे हैं उससे किसान की असहमति नहीं है। हम उससे खुश हैं कि आप मंडी व्यवस्था को उसी प्रकार मजबूत रख के, एमएसपी की खरीद की व्यवस्था को उसी प्रकार मजबूत रख के अगर एक पैरेलल सिस्टम ला रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के माध्यम से कोई व्यक्ति हमसे फसल खरीद के कहीं स्टोर करता है, हमें कोई परेशानी नहीं है। केवल एक मुद्दा है, यदि मैं, सुरेंद्र भाई भी बैठे हैं और हमारे जो है आपके प्रवक्ता भी बैठे हैं, इनसे परमिशन लेकर के एक प्रश्न का जवाब यदि बाकी बचे समय में ये दे दें हमारे जेटली भाई कि भैया जो व्यक्ति खरीदेगा, मंडी के बाहर खरीदे, भीतर खरीदे, कहीं खरीदे, वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा, ऐसा लिखित में इसमें प्रावधान करने में आपको क्या तकलीफ है? इसको आपने क्यों नहीं किया? आप इनको भैया दोनों परमिशन दे दो, पूरा समय दे दो जेटली जी को। आपने लिखित में एमएसपी का वायदा, सरकारी खरीद जो हो रही है उसके अलावा जो बाहर खरीद होगी उसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। इसमें क्या तकलीफ है? इसको आप क्यों नहीं मानते हैं? इसमें तो आपसे जेब से कुछ नहीं जाना है, प्राइवेट आदमी जाना है। इसका जवाब दे दीजिए और इधर उधर की बात ना करें कृपया। इस पर बताएं कि एमएसपी उसमें प्राइवेट व्यक्ति पे क्यों लागू नहीं होगी, इसको बता दो। बताओ आप बताइए राजीव जी, सीधा सवाल है, सीधा सवाल और सीधा ही जवाब दीजिएगा। बात बार बार स्पष्ट की गई है कि जो भी फसल खरीदना चाहता है, जो भी व्यापारी खरीदना चाहता है, मंडी के बाहर खरीदना चाहता है, उसके पास ये स्वतंत्रता होती है कि वो अपने रेट निर्धारित कर सके और रेट किसान के साथ निर्धारित कर रहे हैं। मैं पुष्पेंद्र जी की बात से सहमत भी हूँ, लेकिन एक मुझे संशय भी है। अब मैं छोटी सी बात करता हूँ कि आपके पास एक रास्ता तो है एमएसपी पे बेचने का, एक रास्ता तो आपके पास खुला हुआ है, लेकिन जो दूसरा रास्ता आप अपनाएंगे वो तभी अपनाएंगे जब आपको एमएसपी से ऊपर कोई भी खरीद हो रही है, कोई भी खरीदना चाहता है। अगर कोई एमएसपी के नीचे खरीदना चाहता है तो आप मंडी में क्यों नहीं जाएंगे? आपके पास मंडी का रास्ता खुला हुआ है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट पार्टनर जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, जो मंडी टैक्स लगाया जाता है वो उसके ऊपर नहीं लग रहा है, अगर वो बेनिफिट किसान को देना चाहता है और किसान उस बात से संतुष्ट है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि किसान ने उसको बेचनी है, क्योंकि किसान जिस व्यवस्था के तहत बेचता हुआ आ रहा है वो व्यवस्थाएं और बढ़ाई जा रही है, कम नहीं की जा रही है। तो ये चॉइस किसान के पास है। रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी जो फसल बोई जाएगी, जो फसल बोई जाएगी, उनको कुछ डाउट है पुष्पेंद्र जी को, जरा पूछिए पुष्पेंद्र जी। जेटली जी, बात ये है कि मंडी व्यवस्था जो एग्जिस्टिंग एमएसपी व्यवस्था है उसमें सारी फसल नहीं खरीदी जाती है। वो आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जो 30 लाख करोड़ रुपए की हमारी एग्रीकल्चर जीडीपी आज के तारीख में है, उसमें हम 1.5-2 लाख करोड़ रुपए का ही खरीदते हैं, तो बाकी 27-28 लाख करोड़ रुपए का माल तो बाहर जाता ही है। तो आप कैसे कह सकते हैं आप क्या सारा खरीद लेंगे एमएसपी पर? सारा सरकार गारंटी दे देगी जो भी माल होगा सारा खरीद लेंगे भाई, 30 लाख करोड़ रुपए का अपने घर बैठो, हम अपने आप खरीदेंगे, अपने आप बेचेंगे, क्योंकि वहां इतनी जगह ही नहीं है। बाकी लोगों को मतलब बाहर जाना ही जाना पड़ेगा। तो उसमें अगर आप ये कह दें कि भाई जैसे सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीद रही है, प्राइवेट व्यक्ति भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जो है नीचे नहीं खरीदेगा, इसमें डालने में आपको तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, आप इस प्रश्न से बच रहे हैं। एमएसपी व्यवस्था बाहर भी लागू होगी, इसको आप लिखित में दे दीजिए, तक सारी बात ही खत्म हो जाएगी। सुरेंद्र जी आप अपनी बात रखिए, फिर राजीव जी आप बात रखिएगा। बोले सुरेंद्र जी। देखिए, मैं बिल्कुल पुष्पेंद्र जी की बात से अक्षरशः सहमत हूं। पुष्पेंद्र जी की बात को अगर भाजपा माने तो हम पीछे हटे हुए, हम बिल्कुल नहीं इस पे कोई राजनीति करना चाहते, एक बात। और दूसरी बात मैं पुष्पेंद्र जी को भी याद दिलाना चाहता हूं, राजीव भाई तो सुनेंगे नहीं क्योंकि इस वक्त सत्ता है, अभिमान है इनके ऊपर। मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा की सरकार ने पिछले 1 साल से 1.5 साल से यह कर दिया है कि किसान अपना जो किसान की जो खतौनी है उसके हिसाब से 18 क्विंटल पर किला जो है, इसके ऊपर धान हम नहीं खरीदेंगे, जबकि हो रहा है 36 से 40 क्विंटल।
तो बाकी जो धान है वो तो पहले से प्राइवेट में बिक रहा है। तो मंडियों को तो आपकी जो भाजपा सरकार है वो पहले से मार रही है। किसान जो है जब तक वो लिखित में नहीं देता कि मैंने इतने एकड़ की क्या नाम वो कर ली है, उसका तो उपज जो है मंडी में बिक ही नहीं सकती। तो प्राइवेट प्लेयर तो पहले से एमएसपी से नीचे ले रहे। ये लोग, इनको मालूम नहीं, चूंकि शहर में बैठे हैं, एसी कमरों में बैठे हैं, किसानों के बच्चे हैं नहीं, इनको कुछ बात से मतलब नहीं। अडानी ने जो समझा दिया, अंबानी ने जो समझा दिया, ये खेल है एफसीआई के कवरेज का। एफसीआई का जो घाटा है वो सरकार अडानी और अंबानी के जरिए करना चाहती है और कुछ नहीं। एफसीआई को बेचने का पूरा इनका प्रोग्राम है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सारे एस्टेब्लिशमेंट को ये इन दोनों लोगों को बेच देंगे। इसके अलावा ये कुछ नहीं करना चाहते। किसान को मार देंगे जी। हरियाणा और पंजाब का किसान इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि पूरे देश का सबसे ज्यादा ग्रीन बेल्ट। आप लोगों ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को आप देखिए, स्वामीनाथन की हरित क्रांति को देखिए। किसान, पंजाब और हरियाणा के किसान ने देश को खाना खिलाने के लिए अपने खेतों को ग्रीन डेजर्ट कर दिया है। उसके पानी का हिसाब कौन देगा? हरियाणा के किसान के। आपको मालूम है राजीव जेटली जी, आपको मालूम है पंजाब के किसान के पानी का रेट क्या कौन देगा? आपको मालूम है कि 1 किलो गेहूं में 30 लीटर पानी लगता है। बात करते हैं आप लोग। ठीक है राजीव जी, लेते राजपूत जी, आपको अगर सुरजेवाला जी सुन रहे होंगे तो हंस रहे होंगे। वो क्या बोल गई है? आपके सुरजेवाला जी जिस प्रदेश से और जिस बेल्ट से आते हैं, उनको ये बोलिएगा जाकर के धान के किसान से धान खरीद के दिखाइए। धान का किसान धान को एमएसपी पे बेचना चाहता है या प्राइवेट वेंडर को बेचना चाहता है? वो हंस रहे होंगे आपके ऊपर कि आप क्या बोल गए। अरे भाई, वहां पर जहां पर बासमती उगती है वहां पर प्रोक्योरमेंट प्राइवेट। सुन तो लीजिए मेरी बात, मेरी सारी रिश्तेदारियां आपकी जानकारी दुरुस्त कर रहा हूँ। किसानी परिवार में पैदा हुए, उसी में मरेंगे। आपकी जानकारी दुरुस्त कर रहा हूँ मैं। कोई जानकारी दुरुस्त नहीं कर रहे। तो लीजिए, एक मिनट राजपूत जी, आप ना, ये पुष्पेंद्र जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लो। राजपूत जी, आपको अपडेट कर रहा हूँ। कुलदीप का रुख करते हैं। कुलदीप, ये आप लोगों का धरना कब तक जारी रहेगा? निश्चित रूप से किसानों की आवाज उठाने के लिए ये संजय सिंह जी ने धरना जारी किया है और उसका फैसला भी आगे जो भी होगा वो लेंगे। लेकिन निश्चित रूप से इस आवाज को किसानों के बीच तक हम लोग लेके जाएंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ। हमारे किसान नेता इस डिबेट में बैठे हुए हैं और उन्होंने बड़ा वाजिब सा सवाल अभी राजीव जेटली से पूछा, जिससे बचते हुए नजर आ रहे हैं बार बार। मुझे समझ में नहीं आता कि सवालों से क्यों बचना चाहते हैं। अगर इनकी नीयत में कोई खेत खोट नहीं है तो ये बताए ना कि जिस एमएसपी की ये बात की जा रही है यहाँ पर, ये क्यों नहीं बाहर भी जो प्राइवेट जिसको देना चाह रहे हैं, जिस भी कंपनी को देना चाह रहे हैं, जिन उद्योगपति के लिए काम कर रहे हैं, जिन उद्योगपतियों के लिए बिल लाया गया, वो भी उसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर उसको खरीदेंगे किसान की फसल को। ये उसको बिल के अंदर अमेंडमेंट क्यों नहीं करा रहे? ये बिल के अंदर लेके आए ना उस चीज को, अगर उनकी नीयत में खोट नहीं है। दूसरी बात ये कि जो ये संघर्ष को हम लेके चले, जो आज पूरे देश भर के किसान इस संघर्ष में शामिल हैं, वो अपनी खेती को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी आने वाली जो हमारी फसलें हैं, उन फसलों का जो दाम, उचित दाम उन्हें मिल पाए और उन फसलों के ऊपर किसी उद्योगपति का, किसी टाटा का, बिरला का, अंबानी का कब्जा ना हो पाए। कहीं ऐसा ना हो कि टाटा और बिरला अंबानी बैठ के हमारी फसल का रेट तय करे, हमसे बार्गेनिंग करे और हमें वो फसलों को फ्री में उनको देना पड़े या वो उसके दामों को तय करें। कम से कम इस सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, जो वाजिब बात कर रहे हैं, उन वाजिब बातों का जवाब अगर इन्होंने संसद के अंदर दिया होता तो आज किसान को भी लगता कि उन्होंने जिस सरकार को वोट देने का काम किया था, 2019 में देने का काम किया, 2014 में देने का काम किया, उस सरकार ने, उस भाजपा की सरकार ने किस प्रकार से उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम इस सरकार ने किया है। इनकी नीयत में खोट है। ये लोग कभी भी किसान के हितैषी नहीं हो सकते। ये मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसानों की हितैषी नहीं हो सकती है। अभी उन्होंने ठीक कहा कि ये बिल्कुल एसी कमरों में बैठकर बातें करने वाले भाजपा के लोग, इन्हें किसानों के दर्द से कोई मतलब नहीं है, इन्हें किसान की जमीन से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बटाई की जमीन से कोई मतलब नहीं है, राजीव जी मतलब नहीं है। क्योंकि राजीव जी सिर्फ एक ही बहुत
बहुत बड़ा सवाल यही है और एक ही सबसे ज्यादा दिक्कत है। अगर इसको अपने एजेंडे को चलाने के लिए ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करना है उनको। ठीक है, एमएसपी को कानून किया, फिर एयरलाइंस का किया, अब इन्होंने किसान की जमीन। ठीक है कुलदीप जी, राजीव जी, अगर एमएसपी को कानूनी उपाय बना दिया जाता, उसको अमली जामा पहना देते, सारा हल हट जाता। सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी मांग ही ये है, तो इस पर क्यों नहीं सरकार एग्री कर रही है? इस पर आप लोग घुमा फिरा के जवाब क्यों दे रहे हैं? देखिए, पहले तो इनका लंबा चौड़ा भाषण सुना और थोड़ी देर पहले एक चैनल पे इनको एमएसपी की फुल फॉर्म बता के आया हूं मैं। इनको पता ही नहीं था, जो किसानों की दर्द की बात कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता था एमएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है। अब दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि किसान की फसल उद्योगपति नहीं खरीदेगा। क्या केजरीवाल साहब नहीं पता? दिल्ली सरकार क्या दिल्ली सरकार? अरे सुन तो लीजिए राजीव जी, मैं वही बोल रहा हूँ, आपको समझाई ना मैंने क्या थी। अपनी पार्टी का आप सुनिए मेरी बात, काम की बात सुनिए, काम की बात सुनिए, अभी काम की बात सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए यार, आपसे नहीं पूछना है। अच्छा सुनिए आप मुझे, अच्छा सुन तो लीजिए, आप एक काम की बात बता रहा हूँ मैं, आप सुन लीजिए क्या होती है। आप एक काम की बात बता रहा हूँ मैं, सुन तो लीजिए। नहीं आपकी अरे भाई बात आपने आपके काम की बात बताएंगे। आप किसानों के पीठ में रोक दिया। जहांगीरपुर की गलियों में ऐसे नारे लगाते हैं ना, वैसे नारे लगा रहे हैं। कम समय में पास, इसलिए राजीव जी बताइए, अब एमएसपी को लेकर जो एक ही मांग उठ रही है, क्या इसको सुनेगी सरकार? कि ऐसे ये किसान ऐसे ही विरोध करते रहेंगे और विपक्षी पार्टियों को आप ये बोलते? अभी क्या बोला आपने? जहांगीरपुर का क्या बोला? मुझे ये इनको दोबारा बोलिए, आपने क्या बोला अभी? या तो इनको म्यूट कीजिए, चुप कराइए। नहीं आपने क्या बोला ये बताइए पहले अभी। हाँ, अब मेरी बात, मैं ये क्या बुलवाना चाह रहे हैं मेरे से? जहांगीरपुरी की गलियों में नारे लगाइए ना जाकर, किसान का नाम नहीं पता आपको क्या होता है, कौन सी फसल किस वक्त में उगाई जाती है। और संजय सिंह मेरा भी समय आप पुष्पेंद्र जी को दे दीजिए। किसानों का नाटक है। अरे मेरा भी समय पुष्पेंद्र जी को दे दीजिए ताकि किसान की बात हो। ठीक है पुष्पेंद्र जी, जरा बोलिए, एक सेकंड, अब ये बहस हो रही है, ठीक है, मैं लड़ाई तक नहीं जा रही हूँ। एक मिनट पुष्पेंद्र जी, आप जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछिए सुरेंद्र जी। एक सेकंड राजीव जी, कुलदीप जी, एक सेकंड पूछिए सुरेंद्र जी। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूँ कि बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जो व्यापारी है, जो बड़ा उद्योगपति है, वो किसानों की फसल खरीदेगा। अरे भाई, किसानों की फसल उद्योगपति नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा बताइए? कोई सरकार खरीदेगी क्या? दिल्ली सरकार देश के अंदर जाकर के फसलें, ये काम ही उद्योगपति का है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के दायरे में आके अगर किसान की फसल का उचित मूल्य उसकी बुआई से पहले ही निर्धारित हो रहा है, तो इसमें किसी को जानकारी नहीं है। आप यही कांग्रेस छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, सारी पार्टियों को छोड़ दीजिए, आप पुष्पेंद्र जी की को ही संतुष्ट कर दीजिए। सुनो ना, उनका जवाब दे दो। उनका मेरा इनसे कहना ये है, इधर की बात ना करो, ये बताओ कारवा क्यों लूटा? पुष्पेंद्र जी जो सवाल कर रहे हैं जवाब दे दो उसका। पुष्पेंद्र जी जरा पूछिएगा, क्योंकि मुझे अब वाइंड अप करना है। एक आखिरी सवाल जल्दी से राजीव जी से पूछिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या किया, मुझे जवाब तो बताइए ना। आप मेरी आवाज म्यूट कर देते हैं, मेरे पास आवाज नहीं आती। आपकी आवाज म्यूट नहीं की जा रही, सब एक साथ। पुष्पेंद्र जी, आप संतुष्ट हो पाए इस पूरी डिबेट के बाद राजीव जी के आंसर से? बताइए कि क्या प्रश्न है, मैं जवाब देता हूं आपको। नीचे नहीं खरीदेंगे, इस लाइन को जोड़ेंगे आप या नहीं जोड़ेंगे, केवल इसको बताइए। देखिए, मैंने आपको बताया सरकारी खरीद एमएसपी के ऊपर होगी और उसके बाद जो भी होता है प्राइवेट उसकी स्वतंत्रता है। और किसान की भी सुनिए, किसान की भी स्वतंत्रता है। किसान उसको बेचना चाहता है या नहीं बेचना चाहता, ये किसान ने निर्धारित करना है। आप कोई भी व्यक्ति ओपन मार्केट के अंदर किसी भी रेट के ऊपर उस फसल को खरीदता है और किसान को लगता है कि मेरे फसल का उचित दाम मिल रहा है, तो किसान तभी बेचेगा, वरना किसान क्यों बेचेगा? आप बताइए मुझे अपनी फसल। अरे बाकी तो जगह जो है आप खरीद नहीं रहे हो ना, समझ नहीं रहे हो बात को। जो एमएसपी वाली बस है सरकारी, उसमें केवल 2 लाख करोड़ रुपए का माल जाएगा, बाकी 28 लाख करोड़ रुपए का माल तो प्राइवेट में जाएगा। उसमें आप मिनिमम डाल दीजिए ना, उसमें आप क्यों बच रहे? उससे आपके जेब से कुछ नहीं जा रहा है। देखो पुष्पेंद्र जी, आपको मेरे से बेहतर पता है और आपको बहुत नॉलेज है एग्रीकल्चर की। ये बात भी आपको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर रेट निर्धारित किया गया है, वो रेट किस तरीके से निर्धारित किया गया, कैसा उसका एग्रीमेंट बनेगा। और तो और 20 रुपए का आलू अगर 25 रुपए कीमत हो जाती है तो 5 रुपए भी उस उद्योगपति को, उस किसान। चलिए ठीक है, इस पर आप बहस, मेरे पास समय इतना ही है राजीव जी। लेकिन ये बात है कि पुष्पेंद्र जी बार बार वही सवाल कर रहे थे, उसका एक जो
आंसर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब देखना होगा सरकार क्या आगे कदम उठाती है। बहरहाल क्योंकि सड़कों पर अभी भी हैं यहाँ पर किसान, वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।